बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पीटीआई और बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ही दिन में रिलीफ और पाबंदी का फैसला आ गया। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातें तो हो सकेंगी, लेकिन बानी पीटीआई मुलाकातियों से सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच के दो फैसलों से पीटीआई मुश्किल में फंस गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जेल कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का जेल रूल 265 बहाल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपील पर जस्टिस सरदार इसहाक का पंजाब प्रिजन रूल से कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शक खत्म करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जेल रूल 265 को खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार दे दिया था। जेल रूल 265 कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाता है। माहिरीन का कहना है कि लार्जर बेंच के फैसले से बानी पीटीआई और उनसे मुलाकात करने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब जेल मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की गुफ्तगू सोशल मीडिया की जीनत नहीं बन सकेगी। ऐसा हुआ तो पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का जवाब भी मिल जाएगा। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात फिर ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सोहेल आफरीदी के बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में 24 मार्च के अदालती फैसले का हवाला देते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हिदायत की कि मुलाकातों के लिए जारी शुदा इजाजतनामों और तरीकाकार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। इससे पहले दौरान समाअत सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि उनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं। सलमान अकरम राजा की तरफ से हमारे पास कोई फहरिस्त नहीं आई। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि अदालत ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने से मना किया था। ये मुलाकात के बाद बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने कहा था कि गेट पर मीडिया से बात ना करें। अदालत ने यह नहीं कहा कि हमारे मुंह पर टेप लगाएं। हमें अडयाला जेल से 1.5 मील दूर रखा गया, वहां बात करते हैं। हम गेट पर कोई बात नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि हमने आपको मीडिया टॉक से नहीं रोका, आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करें या शाम को कहीं भी कर लें। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा की तरफ से जमा कराई गई मुलाकातियों की फहरिस्त में सोहेल आफरीदी का नाम सरे फहरिस्त था, लेकिन वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई, जिसके खिलाफ एहतजाज करते हुए अडयाला जेल से पहले डाके पर धरना दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुलाकात की इजाजत ना मिली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि वो अब किसी अदालत में नहीं बल्कि अवाम की अदालत में जाएंगे। पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएंगी इस पर अमल करूंगा। हिकमत अमली एक ही है कि बानी की इजाजत के बगैर काबीना तश्कील नहीं पाएगी। एहतजाजी तहरीक के हवाले से सोहेल आफरीदी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि बहैसियत वज़ीर आला अवाम के लिए काम करना मेरा फर्ज है, जल्द से जुलूस करना पार्टी का काम है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत भी सियासी गुफ्तगू के ज़मरे में आती है। इसलिए मुलाकात ना करने पर पंजाब हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ तो वो इसी लार्जर बेंच के फैसले का सहारा लेगी, जिसमें अदालत ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू करने पर पाबंदी का कानून बहाल किया है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई से मुलाकातों में मुश्किलात के हल का फार्मूला भी पेश कर दिया है। तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमती वजीर ने इस तरह की पेशकश की है। माजी में ऐसी बातें पीटीआई की जानिब से सामने आती रही हैं जिसका हुकूमत की जानिब से इनकार किया जाता रहा है, जबकि 27 सितंबर को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई को चैलेंज किया था कि वो डील की ऑफर लेकर आने वाले किसी एक शख्स का नाम बताएं। बुध के रोज टीवी प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अडयाला जेल में 8000 कैदी हैं जो इमरान खान और उनकी सियासी सरगर्मियों के बायस मुश्किलात का शिकार है। अगर पीटीआई तहरीरी दरख्वास्त दे तो उनकी पार्टी के बानी को उनकी बनी गाला रिहाइश का मुंतकिल किया जा सकता है, जहां पीटीआई रहनुमा और उनके अहले खाना रोजाना उनसे मुलाकात कर सकेंगे, हत्ता के लुड्डो और दीगर खेल भी खेल सकते हैं। माजी में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जरिए ऐसी पेशकशों की खबरें आती रही है। 7 जनवरी 2025 को बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने दावा किया था कि उनके भाई को बनी गाला में नजरबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर ये पेशकश लेकर आए थे। 3 फरवरी को अली अमीन गंडापुर ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के दौरान बानी पीटीआई को बनी गाला, नथिया गली और वज़ीर आला हाउस में से किसी एक जगह मुंतकिल करने की ऑफर की थी। सियासी तजियाकारों का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर हुकूमती रवैया समझ से बालातर है। एक तरफ बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकशें की जा रही है तो दूसरी तरफ उनसे अडयाला जेल में मुलाकातों की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मिसाक पाकिस्तान की जानिब बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पंजाब हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा करे। ऐसा ना हुआ तो बहरानों का शिकार मुल्क डेडलॉक के बायस बंद गली में फंस सकता है। हुकूमतों का काम डेडलॉक पैदा करना नहीं बल्कि स्पेस पैदा करना होता है ताकि मुल्क
आगे बढ़े। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद टेक क्या होगी, किस तरह की स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, ये जानने के लिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब से। शौकत साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए 24 मार्च के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया और कहा कि सलमान अकरम राजा साहब जिनके नाम देंगे इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन इसके बावजूद सुहेल आफरीदी साहब और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हुई। अब कौन सी ऑप्शन पीटीआई प्रैक्टिस कर सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो एक तरफ अदालती हुक्म के जो मजाक उड़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो 4.5 करोड़ आवाम का मैंडेट है खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब ये कि ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि आइन और कानून और ये जो है ये उनकी घर की लौंडी है। देखिए, कोई जब तक आप अदालती निज़ाम के साथ ये भोंडा मजाक करेंगे ना, तो फिर मामलात बिगड़ते जाएंगे। मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जी आइन कानून, मैं अपनी पार्टी के अंदर भी हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जी आइन कानून के दायरे में रहकर हमें हर मास खोलना चाहिए। लेकिन जो तरीका हुकूमत अपना रही है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। देखिए, इस वक्त तो लोग कंट्रोल में हैं, इस वक्त जो वर्कर हैं जो वो कंट्रोल में है, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, आप यकीन करें कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। लोग हमें पूछते हैं कि जी इमरान खान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर ये लोग बेकाबू हो गए और फिर बगैर लीडर के निकले तो इनको कौन रोकेगा? फिर क्या होगा? फिर तो रियासत और फिर आवाम जो है वो आपस में लड़ेंगे। तो खुदा के लिए इस तरह का मजाक ना किया जाए। देखिए, एक 4.5 करोड़ आवाम का जो एक नुमाइंदा वहाँ आया है, वो अदालत हुक्म मिल चुका है, उसके बावजूद आप उसको बाहर बिठाते हैं। ये आप क्या, कौन सा मजाक? ये वोट को मगर इसके पैरेलल कुछ और भी हुआ ना शौकत साहब, इसके पैरेलल कुछ और भी हुआ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब की जेलों में जो कैदियों की मुलाकातों में ना सियासी गुफ्तगू पर जो पाबंदी का जेल रूल था उसको कलअदम करार दिया गया था। ये फैसला मुअत्तल कर दिया, यानी जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी अब बहाल कर दी गई है। क्या इस फैसले को भी बेस बनाया जा सकता है सुहेल आफरीदी साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवा के? क्योंकि सियासी गुफ्तगू की इजाजत तो है नहीं, तो फिर क्या गुफ्तगू होगी दोनों की आपस में? देखिए, सुहेल अफरीदी का इशू बड़ा क्लियर है। वो उन्होंने कहा है कि मैं, चूंकि जाहिर है उनकी मुलाकात नहीं हुई है काफी अरसे से, फिर उनको सीएम बनाया गया, तो वो उनकी ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान के साथ मिलकर कोई गाइडलाइन लूँ और जो नई काबीना बने वो उनकी मुशावरत से उनके साथ मुशावरत हो जाए। तो ये देखें, एक तरफ अगर आप देखें कि बनी बनाई हुकूमत जब इमरान खान ने हटाई और दूसरे इसको लेकर आए, तो जाहिर है ये इसका हक बनता है कि वो खान साहब से पूछे कि जी आप मुझे लेकर आए हैं, मैं क्या करूं। मैंने नई जिम्मेदारी थी, वरना आले अमीन गंडापुर भी तो पार्टी का बंदा था ना। तो मेरे ख्याल ये है कि ये हुकूमत जाती कर रही है। ये जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं उसमें मजीद जो है ना खराबा पैदा करे, और ये साबित हुकूमत ने कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ और ये चीजें दूर दूर की बात है। ये उनके कोई रास्ते नहीं रोक सकते हैं, कानून आईन अदालतें ये बेमानी होकर रह गई हैं। और जिस मुल्क के अंदर ये सिलसिला शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे कि फिर कोई अनारकी शुरू हो जाए। तो मुझे तो बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि ये एक मजाक हुआ है और ये हमारे जो तो ये जो सियासी गुफ्तगू ना करने वाला मामला जो अदालत ने बहाल किया, आप ये बताइएगा इससे क्या मुराद लें? इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट लें, इमरान खान साहब की बहनों की तर्जुमानी लें, क्या लें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे कैसे देख रही है जी? देखें, ये तो एक अरसे से साजिश हो रही थी ना इस मुल्क में कि जी सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है, और नौजवानों को कहा जाता है कि जी आपका सियासत से क्या है, आप तो तालीम हासिल करें, आप तो इसी तरह मुख्तलिफ जो शोबे थे। लेकिन सियासत का मतलब हरगिज ये नहीं है जो हम गाली गलौज करते हैं। सियासत जो है शऊर का नाम है, कि आपके अंदर अपने हक लेने का शऊर हो। तो ये तो शऊर तो इमरान खान ने दे दिया है, छोटे से लेके बड़े तक ये शऊर आ गया है। अब इस शऊर के अंदर जो है, अब आप जबरदस्ती उस पर कदगने लगाएं, उसके ऊपर वो करें, तो मेरे ख्याल से देखिए, चाहे कोई जेल के अंदर हो चाहे जेल से बाहर हो, ये उसका हक बनता है कि वो मुल्क के हवाले से बात करे, सोचे, डिस्कशन करे और अपनी राय दे। ये जो कदगने लग रही हैं ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि अदालत का फैसला इसका खैर मकदम करना चाहिए और ये अच्छा फैसला है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। और इसी से मामला जो है ना, जब आप
डायलॉग करते हैं, जब आप अपनी राय देते हैं, आपकी राय सुनी जाती है, तो इससे रास्ता निकलता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ सही साहब हमसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अदालत मुलाकातों के हवाले से जो अदालती फैसला उसको बहाल करना, उसका वो खैर मकदम कर रहे हैं। दूसरी जानिब उनका ये भी मानना है कि हुकूमत ये ज्यादती कर रही है कि इमरान खान साहब से आज भी मुलाकात अदालती हुक्म के बावजूद नहीं कराई गई। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। तशद्दुद की सियासत अब नहीं, रियासत पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। टीएलपी के लिए सियासत में नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दी गई। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला का अहकाम जारी किया है। ज़राए के मुताबिक टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 17 के तहत दी गई। वज़ारत कानून सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी का रेफरेंस दायर करेगी। रेफरेंस 15 रोज के अंदर दायर करना लाजमी है। वफाकी काबीना के इजलास के एलामिये में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसके एजेंडे में टीएलपी पर पाबंदी लगाने की समरी शामिल थी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। वफाकी काबीना को मुल्क में टीएलपी की पुरतशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद और इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ भाग हुए। वफाकी काबीना इजलास को दी गई ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद मुत्तफिका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि टीएलपी दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। वफाकी काबीना ने समरी का तफसीली जायजा लेने के बाद टीएलपी पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन B11 के इख्तियारात के तहत पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। टीएलपी पर पाबंदी के फैसले पाकिस्तान की हार्ड स्टेट की जानिब पेशकदमी करार दिया जा रहा है। फैसला वाज़ेह पैगाम है कि एहतजाज के नाम पर शरपसंदी की इजाज़त नहीं। जो भी जमात ये रास्ता इख्तियार करेगी, इसका अंजाम भी यही होगा। सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज शाइक उस्मानी के मुताबिक आइन का आर्टिकल 17 यह कहता है कि अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या साख को नुकसान पहुंचा रही हो, तो इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वफाकी काबीना के फैसले के बाद 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करना होता है। जस्टिस शाइक उस्मानी के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट यह समझती है कि हुकूमत के पास मौजूद सबूत कार्रवाई के लिए काफी है, तो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे सकती है कि सियासी जमात को तहलील कर दिया जाए। माहिरीन के मुताबिक पार्टी खत्म होने का मतलब है कि हुकूमत इसके दफा तरसील और असासाजात कब्जे में लेकर बैंक अकाउंट से मुंजमद कर देती है। वो जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहल भी नहीं रहती। पाबंदी की जद में आने वाली जमात की किसी भी असम्बली में नुमाइंदगी होगी तो इन अराकीन की रुकनीत भी खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक अगर पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अराकीन स्पीकर को तहरीर तौर पर अपनी पार्टी से वाबस्तगी खत्म करके आज़ाद हैसियत में रहने के बारे में आगाह कर दें, तो उनकी रुकनीत खत्म नहीं होती। दूसरी सूरत में न सिर्फ उनकी रुकनीत खत्म होती है, बल्कि वो ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने के अहल भी नहीं रहते। पाकिस्तान में नाम बदल कर काम करने पर पाबंदियों के हवाले से भी कोई कानून मौजूद नहीं। यही वजह है कि सियासी जमातों ने 1-2 डमी नामों की रजिस्ट्रेशन करा रखी होती है, ताकि पाबंदी की सूरत में वो अपना काम जारी रख सके। टीएलपी पर पाबंदी का फैसला पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 2021 में पीटीआई दौर में टीएलपी पर पाबंदी लगाई गई थी। ताहम सिर्फ 7 माह के अरसे के बाद टीएलपी के एहतजाज के नतीजे में इस वक्त की हुकूमत ने एक मुआहदे के तहत यह पाबंदी हटा दी थी। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी का आगाज 1954 में हुआ, जब उस वक्त की हुकूमत ने पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी आयद की। कम्युनिस्ट पार्टी बाद में मुख्तलिफ नामों से वजूद में आती रही, लेकिन 2013 में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन में इस नाम से पार्टी दोबारा रजिस्टर्ड हुई। पाकिस्तान में पाबंदी का शिकार होने वाली दूसरी जमात नेशनल अवामी पार्टी थी, जिस पर पहले 1971 में याह्या खान ने, जबकि 1975 में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 954 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जदीद टेक्नोलॉजी और लोकेटर की मदद से मफरूर मुलजमान को पकड़ने के लिए लाहौर में छापे मारे जा रहे हैं। दीगर अजला में भी क्रैकडाउन जारी है। पुलिस के मुताबिक टारगेट लिस्ट में तकरीबन 3500 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन शामिल हैं, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया जाना है। पंजाब हुकूमत ने फिर से वाज़ेह कर दिया कि कॉम्बिंग ऑपरेशन कार्रवाइयां सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद ज़हनीत के खिलाफ हैं, किसी फिरका या अकीदे के खिलाफ हरगिज नहीं।
पंजाब हुकूमत का अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का प्लान। अमन कमेटीज को जारी तमाम ऑपरेशन पर ऑन बोर्ड रखा जाएगा। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने, हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का भी फैसला। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने कहा कि हड़ताल की कॉल के नाम पर जबरदस्ती दुकानें, कारोबार या ट्रांसपोर्ट बंद कराना कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। अगर किसी ने मार्केट बंद कराने या ट्रांसपोर्ट रोकने की कोशिश की तो इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। असमा बुखारी ने खबरदार करते हुए कहा कि रियासत से टकराने वाले नासिर को यह समझ लेना चाहिए कि कानून और आइन सबसे बालातर है। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। किसी मस्जिद को बंद नहीं किया गया और कल तमाम मसाजिद में जुम्मे की नमाज मामूल के मुताबिक अदा की जाएगी। किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती या इश्तियाल अंगेज़ी पर कानून हरकत में आएगा। असमा बुखारी ने कहा कि वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। काबीना के अहम फैसले पर बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून का रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब से। नासिर भट्ट साहब, वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। वजारत कानून इंसाफ 15 रोज़ में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का रेफरेंस दायर करने की पाबंद भी है। आप समझते हैं आसानी से हुकूमत TLP पर पाबंदी लगवाने में कामयाब हो जाएगी और TLP के पास मुमकिन ऑप्शंस क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, TLP के आप देख लें कि वो ये महल 2016 में वजूद में आई, 2016 में कि इन्होंने जब भी एहतजाज किया है, उन्होंने उस एहतजाज में वायलेंस है, पुलिस को मारना है, उनके हाथों में डंडे हैं, कीलों वाले डंडे हैं, काफी उनको समझाया गया। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब हर दफा वो मैंने 2021 में भी आए तो उन्होंने देखिए क्या किया, पुलिस और मारते पुलिस वालों को हैं। और इस दफा तो वो लोगों से गाड़ियां छीन लेते थे, उनको उतारते थे गाड़ी से और गाड़ी खुद लेके चले जाते थे। उसमें जो कुछ वो वायलेंस कर सकते हैं करते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। पुलिस की अगर कोई फोर्स नजर आए, पुलिस वाले नजर आए, उनको मारना शुरू कर देते हैं। इस दफा SHO को 21 गोलियां मारी। आप मुझे बताएं, ये कौन सी सियासी जमात है कि क्या सियासी जमातें इस तरह करती हैं? और अब इंतहा कर दी तो फिर इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना। अब जो कुछ पंजाब हुकूमत ने शवायद पेश किए वफाकी काबीना को, उसके मुताबिक फिर उस पर पाबंदी लगी, पहले लग जानी चाहिए थी। कि आप मुझे बताएं ना कि TLP के किसी एहतजाज में देखें वो घर से निकलते ही गन, बंदूक हाथ में। भट्ट साहब, आपने कहा कि पाबंदी पहले लग जानी चाहिए थी। ये पाबंदी पहले लगी थी ना, PTI के दौर में ये पाबंदी लगी थी। 6 महीने बाद ये पाबंदी ना खत्म हो गई थी क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया था, तो मुआहदा कर लिया था TLP ने हुकूमत से। तो क्या इस दफा हुकूमत किसी किस्म के दबाव में तो नहीं आएगी? देखें, उन्होंने 6 महीने बाद जब उन्होंने फिर कोई गारंटियां दी थी कि हम इस तरह का एहतजाज, इस तरह की वायलेंस नहीं करेंगे। देखे ना, सियासी अगर जमात बन के वो एहतजाज करते हैं तो वो उनका हक है, लेकिन ये और फिर उन्होंने वही किया। उनसे मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की शुरू में, पहले उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। वो पुलिस वाले को मार रहे हैं, जो जहाँ नजर आता है पुलिस वाला उसको वो डंडे। उन्होंने जब ये जत्था निकलता है तो उनका एक एम है कि हमने हमला को नुकसान पहुंचाना है, पुलिस वालों को शहीद करना है। मुझे बताएं, कोई सियासी जमात एहतजाज करते हुए एक SHO है, देखें उसको 21 गोलियां मारी हैं, पुलिस वाले बाकी जख्मी किए हैं, 250-300 पुलिस वाले, किसी का बाजू टूटा है, किसी की टांग टूटी है। तो आप मुझे बताएं, इसको आप इजाजत है? हर चीज सामने आई है। अब 15 दिनों बाद ये हम कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इस तरह की वायलेंस की ना सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा, ना हुकूमत इजाजत देगी, ना हमने अपने नेता अवाम को इनके आगे छोड़ देंगे, ये इनको मारते रहे। अच्छा, एक रिकॉर्ड भी तो है ना सर। मैं सियासी जमातों की पाबंदी के हवाले से बता रहा हूँ। माजी में वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी यही कहते रहे कि जी हमने पाबंदी का फैसला कर दिया, लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सवाल तो है ना कि कहीं हुकूमत यूटर्न ना ले ले, कोई दबाव में ना आ जाए। हालांकि माजी में ऐसा इकबाल साहब को गोली लग चुकी है जी, और ख्वाजा आसिफ साहब पर स्याही भी फेंकी गई हुई है। ये तो सब कुछ माजी में हुआ है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप कि जो कुछ ये आके जमात करती है इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम की आड़ में,
ये जिस तरह लोगों को मारते हैं, जिस तरह की इनकी तकरीरें होती हैं, देखो मार दो, और इस्लाम के नाम यूज करके आप लोग, इस्लाम तो नहीं चाहते था कि आप लोगों को मार दें, जान से मार दें, जहां नजर आए मार दें, और कोई आपके पास एम भी नहीं। आपका रास्ता क्या है? कुछ भी नहीं है। हम नहीं छोड़ेंगे, हम मारेंगे। और फिर आप आपसे बात करते हैं, आप बात नहीं करना चाहते। आप देखिए उनके घर से, वो सात रिजवी के घर से क्या निकला है? डॉलर, पाउंड, हिंदुस्तानी करेंसी। अब वो छुपे हैं, उनके ऊपर एटीएस के मुकदमे हुए हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, भागे हुए हैं। आपको आज नहीं नहीं पता कल किधर है नहीं सर? पकड़े जाएंगे। सर कुछ अंदाजा है हाँ ये जी। साद रिजवी, अनस रिजवी इस वक्त कहाँ है? क्योंकि देखिए, हुकूमत तो कह रही है हमने एक बात मुज़ाकरात की बताऊं, कोशिश की थी लेकिन नाकाम हुए। क्या डिमांड थी इनकी, कुछ बताएं आप जरा। देखे ना, ये जब शुरू में इन्होंने कहा कि हम ये बात, इनसे बात की कि भाई आपके क्या मुतालबात हैं, आपको एक जगह दी जाती है, आप बैठ के एहतजाज करें, हमने जाना है जी, उधर जाना है, आगे जाना है, अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाना है। भाई आपने देखे ना, इसराइल का और गजा का आपस में एक मुआहदा हो गया। अब आप मुझे बताएं ना, अब आप निकल के क्या कहना चाह रहे हैं? वो आपस में खुश हैं, दोनों के जंग बंदी हो गई है उस वक्त। ये कह रहे थे नहीं, इनके पास क्या था, इन्होंने यही करना था। ये बाहर की जो कुत्ते हैं ना, वो पाकिस्तान के अगर लोग उस उनके हाथों में खेलेंगे, उनके जब उसका जो सात रिजवी के घर से पाउंड, डॉलर, हिंदुस्तानी करेंसी निकलेगी, तो आप क्या समझे क्या हो रहा है? और फिर उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया? लोगों को मारा, पुलिस को मारा, जहां पुलिस नजर आए 200-250 पुलिस वाले नायत जख्मी, टांग टूटी, बाजू टूटा। एसएचओ को 21 गोलियां मारी। ये सियासी जमात करती है? इन पे पाबंदी उस वक्त लग जानी चाहिए थी जब 2021 में इन्होंने फिर गारंटियां दी कि आंदा हम नहीं करेंगे। देखिए कानून है ना, इजाजत दे देता है, लेकिन आप फिर वही काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पाबंदी जो है हमें जल्दी, हमने तो मैं कहता हूँ कि लेट की है, पहले पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। और जब ये निकलते हैं, इनसे बात करो, ये बात नहीं करते, और फिर इस्लाम का नाम लेते, इस्लाम की आड़ में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और अब तो उन्होंने प्रैक्टिकली जो किया, भागे हुए हैं। इनोसेंट बंदा तो सामने आ जाता है ना, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, भागे हुए हैं, तो कब तक भागेंगे? बिल्कुल हुकूमत की ना उन पे नजर है, और बहुत जल्द आपको 2-4 दिन में वो सामने पकड़े हुए नजर आएंगे। अच्छा वो ठीक है, पकड़ बट साहब लेंगे, एक बात जल्दी बताएं, छुपे होंगे। इस वक्त भी ना टीएलपी के ना हजारों कारकुन पुलिस की हिरासत में है, 937 के करीब तो बताया भी गया है ना। क्या टीएलपी के साथ भी उसी तरह ही सलूक होगा जैसे 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था, वैसे ही डील किया जाएगा? देखें, आपने बात की, क्या 9 मई के जो लोग थे, तहरीक इंसाफ के लोग, हमने कहा था जाए GAQ में हमला करें, हमने कहा था जाके कोर कमांडर घर करें। अगर उन्होंने किया, कानून अपना रास्ता लेता है, कानून ने अपना रास्ता लिया, और जिनको सजाएं हैं वो क्या किया उन्होंने? सियासी जमात अपनी फोर्सेस पे हमले नहीं करती ना, ऐसे होता है। ये रजिस्टर्ड हुए हैं 2016 में के टीएलपी वाले के सियासी जमात है, मजहबी जमात है, सियासत करेंगे, बिल्कुल आके सियासत करने का ये तो हक नहीं है ना कि आप मारना शुरू कर दे, लोगों को शहीद करना शुरू कर दे, लोगों से गाड़ियां छीन ले। इस दफा तो जो लोग बेचारे इनोसेंट आवाम जा रही थी, उनसे गाड़ियां छीन के तो वो फिर मिस यूज करते थे, वायलेंस में इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमसे बात कर रहे थे। जो हालिया पाबंदी लगी गई है वफाकी काबीना की जानिब से, लेकिन फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट से इसकी नॉडिंग बाकी है। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। सिंध और पंजाब के सरहद के दरमियान वाक़े कच्चे के इलाके में डाकू राज, जी हाँ, गुज़िश्ता कई दहाइयों से चल रहा है। लोगों को यरगमाल बनाना, बत्ताखोरी के लिए अगवा करना और कत्ल जैसी वारदातें कच्चे के इलाके के इन डाकुओं का वतीरा है। और अब हनी ट्रैप अगवा करने के लिए कच्चे के डाकुओं का सबसे मौसर हथियार बन गया है। डाकू लोगों को अगवा करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन पर ख़वातीन की आवाज़ में लोगों से दोस्ती करके उन्हें धोखे से बुलाकर अगवा कर लेते हैं और उनके अहल खाना से भारी तावान का मुतालबा करते हैं। इसके अलावा मुग़वियों को सोशल मीडिया पर सस्ती अशिया जैसे गाड़ी वगैरह बेचने का झांसा देकर भी अगवा किया जाने लगा है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के तरीका वारदात का शिकार बनने वाले अफराद अपनी कार, मुसाफिर कोच या किसी और गाड़ी में आते हैं। फिर डाकुओं का सहूलतकार उनको मोटरसाइकिल पर लेने पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि मैडम ने भेजा है, वो इंतजार कर रही हैं। इस दौरान किसी नाके पर पुलिस की चेकिंग चल रही हो तो भी पुलिस को यह शुबा तक नहीं होता कि मुतासर शख्स मोटरसाइकिल सवार का रिश्तेदार, दोस्त या मुग़वी। ज़्यादातर वाक़यात में मुतासर शख्स खुद मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाता है क्योंकि मुग़वी को पता नहीं होता कि आगे जाकर वो अगवा हो जाएगा। कच्चे के मोटरवे पर गाड़ियां रोककर अफराद को लूटते हैं या उन्हें साथ ले जाते हैं।
यही वजह है कि कच्चे के इलाकों में डाकुओं की बढ़ती हुई सरगर्मियों और हमलों के खतरे के बायस पंजाब पुलिस ने M5 मोटरवे पर रात के औकात में हिफाजती काफिले तैनात कर दिए हैं ताकि मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। रहीम यार खान की पुलिस ने इस हफ्ते से सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर रात के वक्त हिफाजती काफिले चलाना शुरू कर दिए हैं ताकि मोटरवे पर सफर करने वाले अफराद को कच्चे के डाकुओं के हमलों से महफूज रखा जा सके। सितंबर में सैलाब के बायस जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे के एक हिस्से की तबाही के बाद M5 पर ट्रैफिक में शदीद कमी वाक़या हुई थी और कई ड्राइवर्स को कौमी शाहराह N5 इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। ताहम जब नुकसान शुदा रास्ते की एक लेन बहाल की गई और मोटरवे मुतबादिल रास्ते के जरिए खोल दिया गया तो M5 पर ट्रैफिक फिर बढ़ गई। अब रहीम यार खान पुलिस शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तमाम गाड़ियों को जमालदीन वाली और भोंग के दरमियान अजामपुर सर्विस एरिया पर रोककर हर आधे घंटे बाद 2 जिम्मेदार पुलिस पिकअप गाड़ियों की क़यादत में काफिले रवाना कर रही है। सक्खर से आने वाली शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को गुड्डू इंटरचेंज से अजामपुर तक स्कॉट फ्राहम की जाती है। सिंध में कच्चे के डाकू का मसला दिहाइयों पुराना है। मुतअद्दिद ऑपरेशन के बावजूद ये इलाके न सिर्फ हुकूमती रेट से बाहर निकल चुके हैं बल्कि अब इन डाकुओं की कार्रवाइयां दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार करती जा रही हैं। फौजी और पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में माजी में डाकुओं का खात्मा, गिरफ्तारियां और हथियार डालने के वाकयात होते रहे। ताहम गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई एक बाज़ाब्ता सरेंडर पॉलिसी के तहत डाकुओं का एक साथ बड़ी तादाद में हथियार डालना हालिया तारीख का एक नुमाया और मुनज़्ज़म वाक़या है। शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर साफ़ी मुकेश रुपैता कहते हैं कि ये एक बहादुराना और गैर रवायती कदम जो बरसों जारी ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात और सियासी तदबीर के जरिए मसला हल करने की कोशिश है। उनका मानना है कि सिर्फ पुलिस और फौजी कार्रवाइयाँ वक्ती अमन लाती है जबकि देर पा हल के लिए समाजी और मुआशी पहलू पर तवज्जो देना ज़रूरी है। हथियार डालने के बाद डाकुओं की बच्चों को तालीम, सेहत और फ़नी तरबियत देने के ऐलानात को मुस्बत देखा जा रहा है। माजी में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन का जायजा लें तो 1980 और 1990 की दिहाइयों में सिंध पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन किए जिनमें कई बदनामी ज़माना ग्रोहों को ख़त्म किया गया और कुछ डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। अगरचे ये बाज़ाब्ता सरेंडर पॉलिसी नहीं थी लेकिन शदीद ऑपरेशन के दबाव में इनफरादी या छोटे ग्रोहों की जानिब से हथियार डालने या कानून के सामने खुद को पेश करने के वाक़यात पेश आते रहे हैं। फिर 1992 से 1994 के दौरान कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू फॉक्स हुआ। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान आर्मी को सिंध में बशमूल कच्चे के इलाकों के डाकुओं के खिलाफ पुलिस की मदद के लिए तैनात किया। इस ऑपरेशन के नतीजे में सैकड़ों डाकुओं का खात्मा हुआ और जनूबी सिंध के कई अजला में जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई। इस ऑपरेशन के दौरान भी कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाले थे। इस तरह सुबह पंजाब के कच्चे के इलाके राजनपुर में 2016 में मशहूर छोटू गैंग और इसके साथियों ने फौजी ऑपरेशन के बाद मुसल्लह अफवाज के सामने हथियार डाल दिए थे। ये पूरे खित्ते में डाकुओं के बड़े गिरोह के बाज़ाब्ता हथियार डालने की एक बड़ी मिसाल थी। इस वाक़े का असर सिंध के कच्चे के इलाकों पर भी पड़ा। सिंध काबीना ने अक्टूबर 2025 में सक्खर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के डाकुओं के लिए एक बाकायदा सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी दी। इस पॉलिसी के तहत अक्टूबर 2025 में एक बड़ी तकरीब में 70 से ज्यादा डाकुओं ने हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की है। इस मामले पर बात कर लेते हैं साबिका जी ताहिर आलम साहब से। ताहिर आलम साहब, सिंध और पंजाब की सरहद के दरमियान कच्चे का इलाका है। डाकूराज बहुत अरसे से बल्कि कई दिहाइयों से यहाँ चल रहा है। सिंध काबीना ने इसी अक्टूबर में सक्खर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के डाकुओं के लिए एक बाकायदा सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी दी थी जिसके तहत दर्जनों डाकू, तकरीबन 70 के करीब डाकू हैं जिन्होंने हथियार डाले हैं। इस पॉलिसी को आप किस तरह देख रहे हैं और बताइएगा इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि दोबारा हथियार ना उठाए जाएँ? ये इस तरह का हथियार डालना जो है डाकुओं का या इवन तखरीबकारों का और दहशतगर्दों ने भी कई दफ़ा हथियार डाले हैं, तो ये भी एक तरह का मैं समझता हूँ ड्रामा ही होता है। वक्ती तौर पर हथियार डलवा लिए जाते हैं और बाद में फिर से वो अपना शुगल शुरू कर देते हैं। या हथियार डालने वाले जो हैं वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, उनकी उतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, कारकर्दगी अपनी दिखानी होती है पुलिस ने, तो इसलिए ये असला भी ज़ाहिर है वो आ ही जाता है। तो बहरहाल इस वक्त जैसा भी है सिंध पुलिस कच्चे के डाकुओं से नबर्द आज़मा होने के सिलसिले में चाहे वो जैसे मर्ज़ी उनसे हथियार डलवा रही है, पंजाब से बेहतर है कम से कम इस वक्त। हालांकि सिंध पुलिस की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इस मामले में वो पंजाब से बेहतर है मेरे तमाम तर अख्तलाफात के बावजूद। ठीक सर, मैं इसका फाइनल हल तो आपसे पूछता हूँ सर, मगर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे थोड़ी पॉलिटिकल विल भी उतनी मौजूद नहीं है? पंजाब के कच्चे के डाकू भाग के चले जाते हैं सिंध में, फिर सिंध के अगर उधर ऑपरेशन हो रहा तो पंजाब में आ जाते हैं। अगर दो सूबे मिल के कोई ऐसा ऑपरेशन करें कि हकीकतन ये जो जितने भी डाकू हैं इनसे जान छूट सके तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है सर?
मेरा ख्याल है कि सीरियसली किसी गवर्नमेंट ने इसे नहीं लिया, ना फेडरल गवर्नमेंट ने, ना पंजाब गवर्नमेंट ने, ना सिंध गवर्नमेंट ने। और मुख्तलिफ़ किस्म के इकदाम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मिल के प्रेशर भी होना चाहिए। अभी सूरत हाल इस तरह है कि दरिया का पार्ट है, जगह जगह बहुत घूम के जाना पड़ता है। यानी एक थाना है रहीम यार खां, बंगला इच्छा गालबन, उधर जाने के लिए 12 किलोमीटर सिंध के इलाके से होके आना पड़ता है। इसी तरह एक थाना जो है उसको राजनपुर के साथ लगा दिया गया है, उसकी वजह से भी रहीम यार खां राजनपुर वालों को उधर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ स्ट्रेटजिकल, कुछ लोकल स्टैटिकल इंतज़ाम करने होंगे। हमें एरियाज़ जो हैं वो सही तरीके से डिवाइड करने होंगे। रहीम यार खां, राजनपुर और सिंध के दरमियान हम इस तरीके से थाने मुख्तलिफ डिवाइड करें या एरिया डिवाइड करें कि हर ज़िला जो है वो प्रॉपर तौर पर अपने इलाके के लोगों को कंट्रोल कर ले। दूसरी चीज़ ये है कि इस इलाके में बेशुमार सरकारी ज़मीन है। इतनी ज़मीन है कि एक एक डाकू 300-300, 400-400 एकड़ ज़मीन पर बैठा हुआ है और फसल भी उसकी उग रही है और उससे वो कमा भी रहा है। एक साहब हैं जो काफ़ी नामवर है, उनके पास 3000 एकड़ जगह है और वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो एक तो वहाँ की जो ज़मीनें हैं, मैंने एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में ये कह दिया था कि कच्चे के इलाका जो है वो पुलिस की ज़मीनें जो हैं फ़ौज के हवाले कर दी जाए। इसमें कुछ तंज़िया पहलू भी था, लेकिन हकीकत भी ये है कि हमसे अगर कंट्रोल नहीं होता तो फ़ौज को जब ज़मीन दी जाएगी तो वो ख़ुद ब खुद भाग जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि दरियाए झेलम के साथ साथ गुजरात की तरफ एक एरिया है जो बड़ा अनइवन और जंगल है, जिसमें बड़े बड़े डाकू होते थे। वहाँ पर फ़ौज की एक फैसिलिटी बना दी गई है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। अब उन डाकुओं का, जहाँ हम बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके जाते थे फिर भी कामयाब नहीं होते थे, अब उनका नामो निशान खुद ब खुद ख़त्म हो गया है। तो फ़ौज से भले फ़ौज के पास जो दूसरी जगह हैं उनके बदले में एक्सचेंज कर लें। यानी आखिर गवर्नमेंट ने ही उनको जगह दी है ना, जैसे शजरकारी के लिए, ताकि ग्रीन पाकिस्तान बनाया जाए, वो काफ़ी जरदारी साहब के दौर से जगह दी गई है। फिर जो पड़ाव की जगह थी जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जगह हैं एक्चुअली, वो जस्ट इसलिए थी कि पुराने ज़माने में जब फ़ौज सफ़र करती थी हर 30-40 किलोमीटर के बाद उन्हें पड़ाव करना होता था। अच्छा, कम से कम आज जो आप हल बता रहे हैं वो तंजन नहीं है ना, तो फौज है ना सर, वो तो जहां मर्जी जा सकती है। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ौज को आप ना दें फ्री जगह। जब मैंने ये कहा था तो कई लोगों ने ये कहा था कि जी आप फ़ौज की ऐसी हमायत कर रहे हैं, फ़ौज को आप जगह देना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ फ़ौज से उसके बदले में वो जगह ले लें जो आप वैसे नहीं ले सकते कभी भी। तो जितनी जगह लें उससे 4 गुना ज़्यादा या 10 गुना ज़्यादा आप कच्चे के इलाके में जगह दे दें, वो खुद ब खुद इसको सेटल कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दरियाए सिंध का पार्ट जो है वो बहुत वसी हो जाता है। हम इसे स्ट्रीमलाइन करें, हम दरिया को हर तरफ ना बहने दें, इसके पुश्ते ठीक करें और एक मखसूस एरिए में, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो, आधा किलोमीटर का हो, उसी के अंदर बहे। तीसरी चीज़ ये है कि सड़कों का जाल बिछाया जाए उस एरिए में। ठीक है, हमें एक सड़क बनानी चाहिए जो सिंध, अभी तो सिर्फ सिंध से दाखिल होने का एक ही रास्ता है जो राजनपुर की तहसील कश्मोर से सड़क आती है, इंडस हाईवे। आप एक और बीच में से रास्ता निकालें जो इसी कच्चे के इलाके से गुजरता हुआ इंडस हाईवे से जाके मिले। ठीक है, तो 2 रास्ते बन जाएंगे। तो एक और अहम चीज़ जो मैं कहने भूल गया हूँ, देखें गुर्बत इंतहा की है उस इलाके में। ठीक है, तो सारी बात, रोज़गार नहीं है, ठीक, डेवलपमेंट नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। लोगों को बड़ी बड़ी दूर से लोगों को रहीम यार खां के अस्पताल में आना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो है उस इलाके को आप डेवलप करें। नहीं सर, ये पॉइंट तो आपका ये एस्टेब्लिश है कि उस इलाके को भी डेवलप करने की जरूरत है ना सर। लेकिन अब डाकू भी वो वाले डाकू नहीं रहे जो 80 और 90 की दिहाई में होते थे ना सर। अब उन्होंने भी नए तरीके इख्तियार कर लिए, हनी ट्रैप हो गया, सस्ती गाड़ी देना हो गया, ये सब चीज़ें थी।
माजी में छोटू गैंग वगैरह के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, लेकिन फिर भी सर क्लियर तो नहीं हुआ ये सब इलाका। नहीं, मैं आपको, मुझे मेरे एक पुलिस अफसर ही बता रहे थे जिन्होंने वहाँ सर्व किया है, मुझे नाम भूल गया है उस जगह का, जो बता रहे थे कि एक पेट्रोल पंप जो है वह एक सड़क पर वहाँ चल नहीं पाता था क्योंकि डाकुओं का राज होता था, कोई गाड़ी नहीं उधर आती थी। तो डाकुओं में से ही एक डाकू को उसका मैनेजर, उसका मालिक बना दिया गया। अच्छा, उसने डाकू ही जो थे वो सेलमैन रख लिए, सबको तनख्वाहें मिलनी शुरू हो गई। अब उधर कोई डकैती नहीं होती और पेट्रोल पंप भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं समझ गया। तो जब हम इन लोगों को रोज़गार देंगे तो बेहतरी पैदा होगी और हमें एजुकेशन उस इलाके में बढ़ानी होगी, उसे डेवलप करना होगा, हर लिहाज से हमें डेवलप करना होगा ताकि लोग रोज़गार की तरफ आएँ। हमारी पॉलिसियाँ क्या हैं? आपने M2 मोटरवे पर सफ़र किया होगा। शेखुपुरे से जब आप जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पर एक वसीओ अरीज आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल स्टेट ठीक है बनाई गई है। ये नून लीग की गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट ने अभी जो थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला ठीक थे, है, उसके दौर में ये बनाई गई थी। ये किस ज़मीन पर बनाई गई? ये उस ज़मीन पर बनाई गई जो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में वनस्पति चावल के लिहाज से बेहतरीन फसल देने वाली है, जहाँ नहरी पानी भी अवेलेबल है। और भाई शेखुपुरा रोड पर बेशुमार फैक्ट्रियाँ पहले ही हैं जो बंद पड़ी हैं और फिर उनमें रहीम यार खां और कहाँ से लोग आके काम कर रहे हैं। ठीक। तो आप उनके एरिया में इस तरह की इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएं ताकि वहाँ की गुर्बत अंडरस्टैंड ये नहीं समझ आ गई। ऑपरेशन अपनी जगह पर, ऑपरेशन की विल पर, लेकिन जिन इलाकों में ये डाकू हैं उन इलाकों में अगर डेवलपमेंट हो जाए तो शायद वाकई कोई एक ज़बरदस्त किस्म का हल भी निकल आए। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब, साबिका जी हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।